हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला पॉइंट आएगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे प्यारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन होता है, जैसे कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। पॉइंट नंबर सेकंड है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हम्म हम लॉ के स्टूडेंट्स की ये ही तो बात परेशान कर रही है। पूरे दुनिया में जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनमें सबसे लेंथीएस्ट और डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और इन आर्टिकल्स को छोड़कर 12 स्केड्यूल्स है एज पर 2022। इंडिया के जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फीचर्स की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और साथ ही साथ स्टेट और यूनियन के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ये भी एक वजह है उसके लेंथ की। पॉइंट नंबर 3 है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बोथ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों है, फ्लेक्सिबल भी और रिजिड भी। एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें एक स्पेशल मेथड दी होती है अमेंडमेंट के लिए, और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन प्रोसेस से अमेंडमेंट किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न को अमेंड करने के लिए कंसेंट चाहिए होती है, एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की, और बाकी कुछ प्रोविज़न्स को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट की। पॉइंट नंबर 4 है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, विच इज़ सेंट्रल एंड स्टेट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है अपने लेजिस्लेचर के लिए, पार्लियामेंट सेंटर और सेंट्रल लेजिस्लेचर स्टेट के लिए। प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन हेड माना जाता है जो कि स्टेट के लिए वर्क करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के साथ। रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स मिलती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, विच इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर द लोअर हाउस, जो कि है हमारी लोकसभा। लोकसभा के मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं बाय एडल्ट फ्रेंचाइजी। इनका टेन्योर नॉर्मली 5 इयर्स का होता है एंड द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ऐसा ही कुछ स्टेट के साथ भी है, जहाँ पर गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट एंड द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 5 इयर्स बाय एडल्ट फ्रेंचाइजी। पॉइंट नंबर 5 है हमारा फेडरल एंड यूनिटरी बोथ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टर फेडरल भी है और यूनिटरी भी। फेडरल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें गवर्नेंस की पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया है, इसीलिए ये एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इमरजेंसी के टाइम स्टेट गवर्नमेंट की पावर को काफ़ी हद तक कर्टेल कर दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है, तो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी पावर में आ जाता है क्योंकि सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाती है। कुछ और भी फीचर्स है जिनकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी हो जाता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट जो कि है हमारा पॉइंट नंबर 6, वो है सिंगल सिटीजनशिप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, जो कि है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल भी है लेकिन स्टेट सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है डुअल सिटीजनशिप, दैट इज सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका एंड सिटीजनशिप ऑफ स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फेडरल स्ट्रक्चर, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन किसी भी पर्सन को किसी स्टेट की सिटीजनशिप नहीं मिलती। सभी को इंडियन सिटीजनशिप ही मिलती है, सभी को सेम राइट्स मिलते हैं और सभी को सेम रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट इन विच दे आर रिसाइड और वेयर दे बॉर्न। पॉइंट नंबर 7 है फंडामेंटल राइट्स।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीज़न को 6 फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है और स्टेट को भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो कि इन फंडामेंटल राइट को छीन ले, और अगर ऐसा कोई लॉ बना देती है तो ऐसे लॉ को कोर्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगी। कई सारे रिट पिटीशन भी है फाइल किए गए हमारे सुप्रीम कोर्ट में वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के केस में। एक और बात, हमें फंडामेंटल राइट्स तो दिए गए हैं लेकिन इनमें कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है जो कि हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 8 है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब जहां कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं तो वहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन हमसे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ डिमांड करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एम है कि वो रेगुलेट करे बिहेवियर ऑफ द पीपल्स ऑफ कंट्री। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह फंडामेंटल राइट्स भी नॉन जस्टिसिएबल है। पॉइंट नंबर 9 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं। इन प्रिंसिपल का इंटेंशन है कि वो प्रोवाइड करे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव स्टेट को कि वो कोई भी गवर्नेंस पॉलिसी बनाने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखे, और ये नॉन जस्टिसिएबल है। दिस मीन्स नो सूट कैन बी फाइल्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि हम ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये प्रिंसिपल सिर्फ गाइडेंस के लिए है और ये मैंडेटरी नहीं है। पॉइंट नंबर 10 है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। आपको बता दूं, सफरेज का मीनिंग होता है वोट और फ्रेंचाइजी का भी मीनिंग होता है वोट। सो जो कोई भी 18 प्लस होता है उसे राइट मिलता है वोट करने का, और वोट करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 11 है सेक्युलर स्टेट। इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, यहाँ पर सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। हर कोई अपने हिसाब से अपने धर्म को चूज़ कर सकता है। पॉइंट नंबर 12 है इंटीग्रेटेड, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी। हमारा इंडियन जुडिशियरी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल है। जुडिशियरी गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर नहीं आती है। इंडियन जुडिशियरी के पास पावर है इंडिपेंडेंट जुडिशियल रिव्यू की। इंडियन जुडिशियरी संरक्षण करता है सिटीजन्स के राइट को। इस जुडिशियरी सिस्टम में सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट्स और फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो कि होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर लोअर कोर्ट्स। अब आपके मन में दो सवाल आ रहे होंगे कि ये इंटीग्रेटेड कैसे है और इंडिपेंडेंट कैसे है। सो इट इज़ इंटीग्रेटेड because a single set of judiciary enforces both the central law and the state law, and it is independent because of various provisions like separation of judiciary from executive, security of tenure of justice, fixed service condition of judges, etc. Point number 13, synthesis of parliamentary sovereignty and judicial system. हमने पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी ली है ब्रिटिश प्रिंसिपल से और जुडिशियल सुप्रीमेसी ली है अमेरिकन प्रिंसिपल से, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे, और सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि पार्लियामेंट्री लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है बाय यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। फीचर्स में हमारा पॉइंट नंबर 14 है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविज़न बोरो किए गए हैं कई सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, यूएसएसआर, फ्रांस, जापान कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमने प्रोविज़न को बोरो किया है। पॉइंट नंबर 15 है 3 टायर गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट, जो कि है यूनियन गवर्नमेंट एट द सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट, लोकल गवर्नमेंट दैट इज़ पंचायत एंड म्यूनसिपल पार्टी। पॉइंट नंबर 16 इंडिपेंडेंट बॉडीज़। इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाने के लिए
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सेवरल इंडिपेंडेंट बॉडीज, एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सेट्रा। अब हमारा लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 17, एमरजेंसी प्रोविज़न। इंडिया की सोवेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी के लिए एमरजेंसी प्रोविज़न का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है और एमरजेंसी प्रोविज़न की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स की एमरजेंसी बताई गई है, जो कि है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी के वक्त सारी स्टेट गवर्नमेंट की पावर शिफ्ट हो जाती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी में। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। सो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो।